नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमिश्नर्स या सीईसी की नियुक्ति को लेकर सरकार और जुडिशरी के बीच में चल रही तनातनी के संबंध में। हाल ही में सरकार ने ये साफ साफ कहा कि जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती है इन द सिलेक्शन ऑफ सीईसी एंड ईसीज इन इंडिया, क्योंकि ये संविधान में इस तरह से दिया हुआ है। ये भी कहा गया है। क्या है पूरी न्यूज़, क्या है पूरा मुद्दा, है सबके बारे में बात करेंगे। साथ ही किस प्रकार से संवैधानिक रूप से क्या प्रक्रिया दी गई है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी, उनकी क्वालिफिकेशन एटसेट्रा के बारे में भी बात करने वाले हैं आज के सेशन में। पर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। चलिए, इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विच इज आज 25 नवंबर है, यानी आज आखिरी दिन है टू अवेल दी ऑफर फॉर 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, जहां पे आप 44,000 तक की सेविंग्स कर सकते हैं अपने प्लस जीएस, प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक जीएस, आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस पर। अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी जाइए, अवेल कीजिए विद माई कोड NDLive10। न्यूज देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑब्जर्वेशन दिया था रिगार्डिंग द साइलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द प्रोसीजर of and qualification of appointments of CEC and election commissioners। हाल ही में ये काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो एक तरह से साइलेंट है, क्योंकि कुछ भी क्लियरली वहाँ पर क्वालिफिकेशन के संबंध में और प्रोसीजर के संबंध में नहीं कहा गया है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड ECs। और इसके वजह से जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं व्हेन अपॉइंटिंग दी CEC एंड EC। केंद्र सरकार ने इस पर अपना रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि इट्स राइट टू अपॉइंट CEC एंड ECs एंड टोल्ड, डिफेंड किया उन्होंने, क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ना, तो उन्होंने डिफेंड किया अपने इस अधिकार को और कहा कोर्ट को कि संवैधानिक साइलेंस को जुडिशरी फिल नहीं कर सकती है। यानी कि अगर जुडिशरी ये कह रही है कि संविधान इस पर मौन है, शांत है, तो इसको फिल करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की नहीं है और ये केंद्र की या राष्ट्रपति की, केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। ठीक है। इट शुड रेस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय नॉट एनक्रोचिंग अपॉन इट्स डोमेन इट्स सबमिटेड। केंद्र सरकार ने कहा कि बिल्कुल जो एग्जीक्यूटिव की जो इंडिपेंडेंस है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए जुडिशरी को और उसमें इंक्रोच नहीं करना चाहिए। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट इंक्लूजन ऑफ CJI इन CEC एंड EC सिलेक्शन प्रोसेस वुड अमाउंट टू जुडिशियल ओवररीच। केंद्र सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि अगर, क्योंकि ये बात चल रही है कि CJI को भी उस पैनल में होना चाहिए जो नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा नियुक्ति हो रही है। तो यहाँ पे CJI ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि नियुक्ति में जो है CJI का भी रोल होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने क्लियरली कहा कि अगर CJI को इंक्लूड करते हैं तो वो जुडिशियल ओवररीच होगी, यानी वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वायलेशन होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स का। हमारे संविधान में तीनों ऑर्गन्स जो हैं हमारी गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों का सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उनके अपने अपने पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो अगर जुडिशरी को इन्वॉल्व करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन में तो दैट विल बी जुडिशियल आउटरीच और वो वायलेशन होगा सेपरेशन ऑफ पावर का। साथ में ये भी कहा गया कि प्रिजम्पशन दैट इंक्लूजन ऑफ जुडिशियल मेंबर वुड ब्रिंग फेयरनेस इन सिलेक्शन इज होली फ्लॉड। और ये कहना कि अगर हम जुडिशियल मेंबर्स को ले आएंगे तो ये काफ़ी फ्लॉड अजम्पशन है, प्रिजम्पशन है। साथ में केंद्र ने ये भी आर्ग्यू किया दैट द कोर्ट कैन क्वॉश अपॉइंटमेंट इफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन इज चोजन। तो यहाँ पर केंद्र ने एक और बात की कि अगर आपको लगता है कि कोई अनक्वालिफाइड पर्सन नियुक्त किया गया है ऑन द पोस्ट ऑफ CEC और ECs इलेक्शन कमिश्नर, तो आप उसको क्वॉश कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई किया कि भाई क्वालिफिकेशन तो कोई फिक्स की ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो कैसे क्वॉश किया जाएगा। तो ये काफ़ी अब्रप्ट सी स्टेटमेंट थी। इसके बारे में और डिटेल में अभी हम पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो रिस्पॉन्ड करते हुए टू द एप्रीहेंशन जो एक्सप्रेस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, कि भाई अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है सरकार का वो पिक एंड अपॉइंट येस मैन है। यानी कि ये आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर, एग्जीक्यूटिव पर, कि फिलहाल जो नियुक्ति हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की या इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो सरकार येस मैन ढूंढ रही है, मतलब जो सरकार की सारी बातों को माने। इसके संबंध में उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल R. वेंकट रमानी
जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी पिक एंड चूज प्रोसीजर नहीं है, ऐसा प्रोसीजर नहीं अपनाया जाता है सरकार के द्वारा, और अपॉइंटमेंट जो है वो सीनियरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स पर किए जाते हैं कि कितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। साथ में इन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं देखा गया जहां पर किसी के साथ मतलब एक पार्टीशन का मुद्दा कि भाई किसी को ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया हो या कोई भेदभाव किया गया हो या किसी को ज़्यादा एडवांटेजेस मिले हो या कोई अनक्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट हुआ हो इस पोजीशन पर, जिसकी वजह से ट्रिगर हो गया है कोर्ट का इंटरवेंशन। कोर्ट को अब इंटरवीन करना ही पड़ेगा एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस थे फ्रॉम जस्टिस KM जोसेफ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो 5 जजेस की बेंच थी, तो द बेंच कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस KM जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय एंड CT रवि कुमार, जिन्होंने क्वेश्चन किया है, बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे, जैसे कि ऑन द नीड टू हैव अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ऑल्सो व्हाई देयर इज नो लॉ, जो अभी तक नहीं बनाया गया सरकार के द्वारा, हैज बीन फ्रेम टू रेगुलेट करने के लिए उनके अपॉइंटमेंट को, जैसा कि मैंडेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्वेश्चन थे। इस पर द ट्रियो जो भी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कोर्ट को कि ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि जुडिशरी को इंटरफेयर करना पड़े, क्योंकि जो कमीशन है ये हमेशा इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इसने काफी रिमार्केबल काम किया है अभी तक, जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ऐसा इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है कोर्ट की तरफ से। साथ में यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने सबमिट किया कि जो एपेक्स कोर्ट है वो डेफिनेटली एग्जामिन कर सकता है और क्वॉश कर सकता है कोई भी अपॉइंटमेंट, अगर इलेक्शन कमिश्नर का उनको लगता है कि कोई अनक्वालिफाइड पर्सन को चूज कर लिया गया है तो ये जुडिशरी कर सकती है। लेकिन इस पर तो जुडिशरी ने कहा कि भाई कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, कोई फिक्स ही नहीं की गई है अभी तक इस पोस्ट के लिए, तो कैसे क्वेश्चन होगा कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कोई व्यक्ति अनक्वालिफाइड है कि नहीं इस पोस्ट के लिए। यहां आगे बेंच को बताते हुए कहा गया कि एग्जीक्यूटिव जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे केंद्र सरकार के, उन्होंने कहा देखिए जैसे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सैक्रोसेंट है, सर्वोपरि है, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव की जो इंडिपेंडेंस है वो भी सर्वोपरि है, वो भी सैक्रोसेंट है, उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते। ठीक है ना। मेहता ने कहा कि जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव है, अगर ये कहा गया कि एग्जीक्यूटिव को इसमें अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव का रोल होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे एंड राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 74 वर्क्स विद एड एंड एडवाइस ऑफ advice of the council of ministers headed by the PM, ठीक है। तो यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन सरकार और राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति के नाम पर नियुक्ति हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी जो नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर है ना, वो इसका पार्ट नहीं बन सकता है कमीशन के सिलेक्शन प्रोसेस में, चाहे उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, जैसा कि पिटिशनर ने कहा है। ये भी क्लैरिफाई किया गया। संवैधानिक प्रावधानों का यहाँ पर इन्होंने बात की है। साथ में ये भी कहा गया कि प्रिजम्पशन है कि अगर जुडिशियल मेंबर को इंक्लूड कर लिया जाएगा इन दी प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, जो कि एक्चुअली सब कुछ किस पर दिया गया, इन दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, तो इससे कोई फेयरनेस आ जाएगी इन दी एक्शन टूवर्ड्स द प्रोसेस। ये काफी फ्लॉड है, मतलब इसकी कोई गारंटी तो नहीं हो सकती ना कि अगर जुडिशियल मेंबर आ जाएगा तो ये प्रोसेस एकदम ठीक एज पर जुडिशरी ठीक हो जाएगा। It also submitted that the appointment of election commissioners was vested in the president after detailed deliberation by in the Constituent Assembly. संविधान सभा में काफी इस पर चर्चा होने के बाद ये प्रोसीजर जो था या ये जो पावर है ये दी गई थी टू दी प्रेसिडेंट या फिर एग्जीक्यूटिव, एंड ओनली only other form suggested for the future in case parliament thought it fit। दूसरा था कि भाई पार्लियामेंट को अगर सही लगता है तो दैट वेज was actually legislative intervention of the parliament, यही था सिर्फ, और कुछ नहीं। इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की बात की ही नहीं गई है बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स वन, क्विकली जाके एक बार देख लेते हैं कि संविधान क्या इस बारे में बोलता है। ये हमने डिस्कस तो कर लिया। देखिए नियुक्ति के बारे में इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साफ साफ कहा गया है आर्टिकल 324 में, that they are to be appointed by the president to a tenure of 6 years, 6 साल का कार्यकाल होगा, या up to the age of 65 years, जो भी पहले होगा।
ठीक है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स आई एम टेलिंग यू अंडर आर्टिकल 324. दे एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पर्क्स एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है ना. अपॉइंटमेंट, यहां पर आर्टिकल 324 में ये भी क्लैरिफाई किया गया, देयर हैज टू बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड डिसाइडेड कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कितने मेंबर्स होंगे, सब चीज उसमें दी हुई है. यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया गया है, लिखा भी गया है कि राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स की या चीफ इलेक्शन कमीशन की, लेकिन वो आंसरेबल नहीं है टू द गवर्नमेंट, टू द एग्जीक्यूटिव. उनको इंडिपेंडेंस दी गई है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया गया है कि दो दे आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन वो अकाउंटेबल नहीं है सरकार को, जो आरोप एक्चुअली लगाया जा रहा है कि उसका मिसयूज हुआ है. ठीक है. द इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. संविधान से उनको यह अधिकार मिला है. अंडर आर्टिकल 324 द पावर्स ऑफ सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंड करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना इलेक्शंस को, ये सभी इलेक्शन कमीशन को दी गई हैं, संवैधानिक रूप से दी गई हैं. अगर हम साइज की बात करें यहाँ पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन साइज फिक्स नहीं करता इलेक्शन कमीशन का. 324 क्लॉज 2 कहता है कि इलेक्शन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और बाकी उतने मेंबर्स होंगे जैसा कि प्रेसिडेंट समय समय पर फिक्स करे. तो ओरिजिनली इन द बिगिनिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ जस्ट CEC, एक ही मेंबर था, लेकिन बाद में 16 अक्टूबर 1989 को कांग्रेस गवर्नमेंट के उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया था. और उसके बाद से इट इज स्टिल अ मल्टी मेंबर बॉडी और वी कैन से इट्स अ 3 मेंबर बॉडी राइट नाउ ऑल्सो. ठीक है, तो ये संवैधानिक रूप से सब कुछ हो रहा है. दिस इज हाउ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जस्ट गिव मी दैट इन द कमेंट सेक्शन. आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे जरूर बताइएगा. दोस्तों, आरंभ और एक्सपीडिशन बैचेस शुरू हो चुके हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से बढ़ाइए. ये दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं आरंभ में. दीज आर द टीचर्स हु विल बी टीचिंग यू फॉर एक्सपीडिशन. आई जस्ट शो यू. चलिए, एक्सपीडिशन में आपको ये पढ़ाने वाले इंग्लिश मीडियम का बैच होगा. ये आपका नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं आप लोन फैसिलिटी के साथ. आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 एंड आप इसमें एनरोल कर सकते हैं जाकर अभी. लास्ट माइल विच इज द फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2022, अगेन आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 एंड आप जाकर अभी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं. कंपीट इज नाउ लाइव, गो विन लॉट ऑफ प्राइजेस. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.